वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज प्रेपोजिशन के महामंथन के सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। आप जानते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और स्टैंडर्ड स्पीकिंग इंग्लिश के लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रेपोजिशन एक ऐसा चीज है जिसमें आप एक वर्ड के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। यदि आप इसके ऊपर कमांड नहीं किए हुए हैं तो आप न तो अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे और ना ही एग्जामिनेशंस में आप करेक्ट प्रेपोजिशन फेल कर पाएंगे या उससे संबंधित एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रेपोजिशन के ऊपर महामंथन क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और चुनिंदा जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए यह सीरीज आपके लिए बनाया जा रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में 5 सेट्स में मैं आपको प्रेपोजिशंस बताऊंगा। करीब 20 से 25 फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का यूज़ और उन्हें सेंटेंस के अंतर्गत भी यूज़ कैसे करें, ये सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें। आप बहुत आसानी से प्रेपोजिशंस से संबंधित जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन्हें ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेट के अंतर्गत जो वर्ड है वह एबल रूट वर्ड से बना हुआ है। एबल है, आपके सामने एबिलिटी है। आप जानते हैं कि एबल शब्द जो है वह एडजेक्टिव होता है और एबिलिटी इसी एबल से बना हुआ नाउन होता है। एबल का हिंदी अर्थ योग्य होता है और एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। अब हम प्रेपोजिशन पर फोकस करेंगे कि कब किस संदर्भ में क्या प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। तो देखिए, अगर एबल के साथ एक्शन का वर्णन हो, और ये भी निश्चित है कि एबल के साथ एक्शन का ही वर्णन होता है, यानी जब वर्ब 1 का जिक्र किया गया हो तब आप एबल के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। एबल से ही नाउन बनता है, एबिलिटी हो जाता है, और इसके बाद भी यदि एक्शन वर्ड हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो, तब भी आपको टू का इस्तेमाल करना है। और इससे बना हुआ नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एबिलिटी। इसके साथ हम इन का इस्तेमाल भी करते हैं और फॉर का इस्तेमाल भी करते हैं। इसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वह किसी वर्क को, किसी काम को या किसी नाउन को व्यक्त करता है। और लास्ट में है एबिलिटी। एबिलिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एबल का। यह किसी व्यक्ति के अंदर निहित योग्यता या उसके क्षमता को व्यक्त करता है। तो का के की के अर्थ में नॉर्मल प्रेपोजिशन ऑफ होता है, जो कि यहाँ लास्ट में एबिलिटी के साथ आप देख पा रहे हैं। आइए एग्जाम्पल्स को फील करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, साथ में आप भी फील करते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज एबल डैश डू सच आर्ड्यूअस वर्क। सबसे पहले शब्द समझे। यहाँ शब्द जो है आर्ड्यूअस, इसका अर्थ होता है श्रम साध्य, यानी वह वर्क जिसको करने के लिए काफी परिश्रम, काफी मेहनत की जरूरत हो, उसे हम श्रम साध्य कहते हैं, आर्ड्यूअस कहते हैं। एबल के बाद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ही इज एबल टू डू सच आर्ड्यूअस वर्क, यानी वह योग्य है इस तरह के कठिन या इस तरह के श्रम साध्य कार्य को करने के लिए। आई हैव एबिलिटी डैश टेक डिसीजन। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ ट्रिक आपको बता रहा है कि एबिलिटी के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तब आप टू का इस्तेमाल करें, इसलिए यहाँ आप लगा लेंगे टू। नेक्स्ट है, सी हैज़ ग्रेट एबिलिटी डैश इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में महान योग्यता उसमें है। उसमें अंग्रेजी का काफ़ी नॉलेज है, वह काफ़ी योग्य है इंग्लिश में, यानी उसके अंदर जो योग्यता है, उसमें जो योग्यता है उसे व्यक्त करना है। इसलिए यहाँ एबिलिटी के बाद आप इन का प्रयोग करें, यह संदर्भ इन मांग रहा है। नेक्स्ट है, आई बिलीव इन द एबिलिटी डैश माई स्टूडेंट्स। मैं अपने विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों की योग्यता, और मैंने पहले ही कहा कि ऑफ का के की के अर्थ में यूज होता है, इसलिए यहाँ क्या चाहिए, ऑफ चाहिए। ही हैज़ नो एबिलिटी डैश दिस वर्क, यानी इस कार्य को करने की क्षमता या योग्यता उसके अंदर नहीं है, तो इस संदर्भ में फॉर सूट करेगा। और नेक्स्ट है, रिसु वॉज एबल डैश सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यह जो लास्ट क्वेश्चन है यह आप लोगों के लिए है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि सेट 1 के लास्ट क्वेश्चन में हम क्या फील करेंगे।
आपके लिए यह मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट, सेट 2 के अंतर्गत एक्सेप्ट वर्ब है और इस एक्सेप्ट वर्ब से बना हुआ नाउन एक्सेप्टेंस और इसका एडजेक्टिव एक्सेप्टेबल, यानी आप पार्ट ऑफ स्पीच भी सीखें। एक्सेप्ट वर्ब का काम करता है, एक्सेप्टेंस नाउन का काम करता है और एक्सेप्टेबल ये एडजेक्टिव का काम करता है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति और एक्सेप्टेबल का अर्थ होता है स्वीकार्य। दैट कैन बी एक्सेप्टेड इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल। तो आइए यहां प्रेपोजिशन को समझते हैं। तो जब एक्सेप्ट मूल रूप में यूज होगा तब यह कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। हाँ, अगर हम पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि एजेंट के साथ वह बाई लेता है, जैसे डन बाई मी और रिटन बाई हिम, तो एक्सेप्टेड बाई हर, एक्सेप्टेड बाई मी यह होगा। इसके अलावे कोई प्रेपोजिशन एक्सेप्ट अपने साथ नहीं लेगा। नेक्स्ट है कि एक्सेप्टेंस के साथ क्या लगाएं, तो एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग, यहां भी कोई फिक्सेशन नहीं है, यानी का के की का अर्थ बन रहा है, इसलिए ऑफ का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल, तो यह फिक्स्ड है कि कहीं भी किसी भी संदर्भ में एक्सेप्टेबल वर्ड के बाद फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है तो आपको टू का ही प्रयोग करना है, कुछ और नहीं सोचना है। आइए भरते हैं। आई कुडंट एक्सेप्ट डैश हर ऑफर, उसके प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं कर सका, तो यहाँ किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा नो प्रेपोजिशन। एक्सेप्टेंस डैश डाउरी इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा दहेज की स्वीकृति निषिद्ध है। प्रोहिबिट का अर्थ होता है मना करना, रोकना, निषिद्ध करना, जिसका सिनोनिम प्रिवेंट होता है, तो प्रोहिबिटेड के जगह प्रिवेंटेड भी इस्तेमाल हो सकता है, बट जहां लीगल डिस्कशन की जा रही हो वहां प्रोहिबिट प्रिवेंट की अपेक्षा बेहतर होता है। तो यहां का के की का अर्थ बन रहा है दहेज की स्वीकृति, इसलिए ऑफ बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेबल के साथ मैंने पहले ही कहा कि बहुत विचारना नहीं है, टू लगा देना है। ही इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, मुझे वह स्वीकार्य नहीं है, यानी मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। नेक्स्ट, ही विल नॉट एक्सेप्ट डैश योर प्रपोजल। अब यह लास्ट क्वेश्चन आपको फील करना है और कमेंट करके बताना है। रिपीटेड टाइप है, मैं रिपीटेड टाइप ही आपको दे रहा हूं जो आप फील करके कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेस शब्द है, आप एक्सेस देख रहे हैं, फिर एक्सेशन देख रहे हैं, फिर एक्सेसिबल देख रहे हैं, यानी यह जो रूट वर्ड एक्सेस है यह वर्ब का काम करता है, यह नाउन का भी काम करता है। एक्सेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा और एक्सेसिबल एडजेक्टिव बन जाएगा। जितने शब्दों के अंत में एबल या BLE दिया हुआ हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो एक्सेस का अर्थ पहुंच होता है, एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच होना, नाउन के रूप में पहुंच और वर्ब के रूप में पहुंच होना। एक्सेशन शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सेस से ही बना हुआ है। एक्सेशन गद्दी पर आरूढ़ होने की स्थिति को व्यक्त करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी गद्दी पर आरूढ़ होना, राज सिंहासन पर आरूढ़ होना, वहां आरूढ़ के अर्थ में हम एक्सेशन का इस्तेमाल करते हैं। और जो एडजेक्टिव फॉर्म है एक्सेसिबल, इसका अर्थ होता है जो एक्सेस के योग्य हो, जो पहुंच के योग्य हो, जहां पहुंचा जा सके। तो आइए फील करते हैं, समझते हैं पहले। तो देखिए, जब यह वर्ब का काम करेगा कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, जब यह नाउन का काम करेगा टू प्रेपोजिशन लेगा, जब यह एक्सेशन के लिए यूज होगा टू लेगा और एक्सेसिबल के रूप में यूज होगा तब भी यह टू लेगा। आइए फील करते हैं। यू कांट एक्सेस डैश दिस फाइल, आप यहाँ एक्सेस शब्द देख रहे हैं जिसके पहले एक मॉडल एक्सिलियरी वर्ब कांट है, यानी आप जानते हैं कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, यानी यह एक्सेस यहाँ वर्ब का काम कर रहा है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ हमें किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो हमने लिख दिया नो प्रेपोजिशन। यू हैव नो एक्सेस, नो शब्द यहाँ डिटर्मिनर का काम कर रहा है, और किसी शब्द के पहले यदि डिटर्मिनर आया है तो निश्चित तौर पर वह शब्द नाउन है या नाउन बन जाता है। तो जब यह एक्सेस नाउन के रूप में यूज होगा तब यह टू लेगा, इसलिए आप यहाँ टू का इस्तेमाल करें। यू हैव नो एक्सेस टू द फाइल, यानी फाइल तक आपकी पहुंच नहीं है, आप फाइल तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट, आई हैव नो एक्सेस डैश द पीएम, यानी भाई प्रधानमंत्री मेरे पहुंच के बाहर हैं, वहां तक मेरी पैरवी नहीं है, मेरी बातें वहां तक नहीं पहुंचती, तो यहां भी एक्सेस नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हम यहां टू का इस्तेमाल करेंगे। यह एक्सेस भी नाउन है। हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, यानी गद्दी पर उसका आरूढ़ होना, गद्दी पर उसका आरूढ़ होना वाज ऑस्पिशियस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ऑस्पिशियस शब्द अपने आप में अर्थ रखता है शुभ या मंगलमय या कल्याणकारी। शुभ, मंगलमय या कल्याणकारी, यानी भारत के लोगों के लिए गद्दी पर उसका आरूढ़ होना शुभ था या कल्याणकारी था या मंगलमय था, बहुत सुंदर था, बढ़िया था। Costly items are not accessible dash the poor, जब हम किसी एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करते हैं तो वह प्लुरल कॉमन नाउन की तरह काम करने लगता है। द पुअर का अर्थ होगा गरीबों या गरीब लोगों, यानी महंगे आइटम्स, महंगी चीजें गरीबों के पहुंच के बाहर होती हैं, यानी वे इतने एबल नहीं होते हैं कि उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें, यानी उनकी एक्सेसिबिलिटी से बाहर होती हैं वो चीज़ें। तो एक्सेसिबल के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। और लास्ट है यू कैन गेट एक्सेस डैश डिजी लॉकर। अब आपको यहाँ फील कर देना है और कमेंट कर देना है कि यहाँ एक्सेस के साथ क्या भरा जाएगा। यह भी टाइप रिपीटेड है, थोड़ा ध्यान देंगे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, नंबर 4 शब्द है अक्यूज। यह वर्ब का काम करता है। अक्यूज का हिंदी अर्थ होता है आरोप लगाना, अभियुक्त बनाना, अभियुक्त बनाना या आरोप लगाना या दोषारोपण करना। इससे शब्द बनते हैं अक्यूज्ड और अक्यूजेशन। अक्यूज्ड का अर्थ होता है अभियुक्त या आरोपी, और एक्यूजेशन का अर्थ होता है आरोप या अभियोग। अब प्रेपोजिशन समझते हैं। तो जब यह अक्यूज वर्ब का काम करता है तब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ये सारे ट्रिक आपको याद करने होंगे, और मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि यदि आप इन ट्रिक्स को याद कर लेते हैं तो प्रेपोजिशन आपके लिए बहुत ही सरल होगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रेपोजिशन फील करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अक्यूज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्सन के रूप में दिया गया हो और बाद में उसके द्वारा कारित क्राइम की बात की गई हो तब ऑफ का इस्तेमाल आप करें। अक्यूज्ड के बाद ऑफ का इस्तेमाल करें, अक्यूज्ड के बाद इन का इस्तेमाल करें तो समझना होगा। अगर किसी केस में आरोपी है, किसी मुकदमे में आरोपी है तो आपको इन का प्रयोग करना है। अगर अपराध के लिए उसको अक्यूज्ड किया गया, अपराध का वर्णन किया गया, तब आपको ऑफ का इस्तेमाल कर लेना है। और एक्यूजेशन के बाद तो हमेशा ऑफ ही लगाना है। दे अक्यूज्ड डैश मी डैश थेफ्ट, उन लोगों ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया, तो यहां किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। दे अक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट, दे अक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट, उन लोगों ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। ही वॉज एन अक्यूज्ड डैश दिस केस, इस मुकदमे में वह अभियुक्त था, वह आरोपी था, तो इन दिस केस यहां इन लगाइए। ही वॉज अक्यूज्ड डैश हिज मर्डर, यानी अक्यूज्ड के बाद उसके क्राइम का वर्णन आ गया तो आप ऑफ का प्रयोग करिए। देखिए सब यहां दिया हुआ है। ही हैड नॉट एनी प्रीवियस एक्यूजेशन डैश एनी फॉर्जरी और क्राइम। फॉर्जरी शब्द का रूट वर्ड फॉर्ज होता है जिसका अर्थ होता है जालसाजी करना, और फॉर्जरी शब्द का अर्थ होता है
जालसाजी। तो ही हैड नॉट एनी प्रीवियस एक्यूजेशन डैश एनी फॉर्जरी और क्राइम, यानी किसी भी तरह की जालसाजी या अपराध का उसका पहले से कोई आरोप नहीं था उसके ऊपर, यानी वह पहले से आरोप मुक्त था। ये जो आरोप उसके ऊपर लग रहा है यह पहला है, तो एक्यूजेशन के बाद आप ऑफ का इस्तेमाल करें। ही वॉज एक्यूज्ड डैश अ स्कैम। स्कैम शब्द का अर्थ होता है घोटाला। स्कैम मीन्स घोटाला, स्कैंडल मीन्स घोटाला या साजिश। तो स्कैम इस सेंटेंस के अंतर्गत प्रेपोजिशन क्या फील किया जाएगा आप समझें और कमेंट करें। नेक्स्ट, और इस क्लास का लास्ट सेट 5 के अंतर्गत शब्द है अग्री। अग्री का अर्थ होता है सहमत होना, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूं, अलग अलग प्रेपोजिशन ये शब्द लेते हैं और इन्हीं के ऊपर आपकी महारत हो, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आप खुद वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो दूसरों के साथ साझा भी करें, बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके, सभी लोग इसके प्रति एक्सेसिबल हो जाएं, सबके एक्सेस में ये चीजें आए, इसलिए आप शेयर खूब करें। अग्री के बाद यदि किसी पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो आप विद का प्रयोग करेंगे। अग्री अगर आप किसी के प्रोपोजल से हैं या ऑफर से हैं या सजेशन से हैं, भूल से लोग सजेशन का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं सजेशन, बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आप क्वेश्चन बोलते हैं, आप वहां च का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक उसी तरह से सजेशन ना बोलें, बिल्कुल गलत है। TION के पहले जब S आएगा तो च का उच्चारण लेगा, यानी आपको बोलना है सजेशन, 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 कभी ना बोलें सजेशन, गलत है। तो अग्री के बाद टू लगाएं इस संदर्भ में। फिर है अग्री के बाद ऑन, जब मैटर या पॉलिसी की चर्चा की जाए, किसी मुद्दे या किसी नीति की चर्चा की जाए, तब आपको अग्री के बाद ऑन का प्रयोग करना है। और अग्री आप किसी चीज के लिए, किसी एक्शन को करने के लिए हैं, यानी वर्ब 1 आ रहा है, तब आपको अग्री के बाद टू लगा देना है। आई अग्री डैश हिम डैश दिस मैटर, यानी मैं उससे इस मुद्दे पर सहमत था, तो आई अग्रीड with him on this matter. Next, she could not agree dash my proposal, वह मेरे proposal से agree न कर सकी। तो proposal हो या request हो या offer हो या suggestion हो, वहां आपको to का यूज करना है। he agreed dash marry her, he agreed यहाँ action आ गया तो आपको to का इस्तेमाल करना है। he agreed to marry her। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, मैरी वर्ब जब भी सेंटेंस में यूज आप करें, एक्टिव वॉइस में यूज करें, तब मैरी के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। प्रायः लोग भूल करते हैं, मैरी विथ लिख देते हैं, कुछ लोग मैरी टू लिख देते हैं। मैरी जब एक्टिव वॉइस में यूज किया जाएगा तब न तो यह टू लेगा और न ही यह विद लेगा, लेकिन जब हम मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में मैरिड के रूप में करेंगे तब यह टू लेगा, विथ कभी नहीं। हाँ, मैरिज के साथ आप विद का प्रयोग कर सकते हैं, माई मैरिज विद हर, यह सही है, लेकिन मैरी के साथ प्रेपोजिशन ना लगाएं। पैसिव वॉइस में हो तो सिर्फ टू का प्रयोग करें, इसे एकदम ध्यान रखेंगे आप। आई मैरिड टू हर बिल्कुल गलत है, आई मैरिड हर, और शी वॉज मैरिड टू मी यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है। तो आइए यहाँ मैरी जानबूझ के दिया हूँ ताकि ये चीज भी आप सीख सकें। मैरी के बाद यहाँ हर आया, एक्टिव वॉइस में है, बीच में किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई टाइप रिपीट नहीं किया, इसलिए टोटल मैंने ही सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है और आज का यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत सारे लोगों तक इसे पहुँचाएं। और यदि आप किसी भी तरह का अंग्रेजी सीखने का यानी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर के लिए या स्पीकिंग के लिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके सर्च करें, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपके ज़रूरत के अनुसार जो कोर्स हो उसे आप परचेज कर लें, या विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हर स्क्रीन पर दिया हुआ है। विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।